Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हिमांशु और देखो एक्चुअली आज का जो क्लास है इसमें हम लोग रेस्पिरेशन को ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है ना। रेस्पिरेशन का लगभग 3 क्लास हो चुका है, आज 4th क्लास है और आज के क्लास में रेस्पिरेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा पूरा ही ख़त्म हो जाए। एक्चुअली बस पढ़ना हमें थोड़ा सा है। पीछे मैंने एनसीईआरटी का कुछ पॉइंट मैंने बोला था आपको पढ़ के आना, मैं उसे बतला दूंगा थोड़ा सा। उसके बाद हमें कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ पढ़ लेने हैं थोड़े से, है ना, साइड से। वो एक्चुअली सिलेबस में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। और बिल्कुल लास्ट में हम थोड़ा सा बस पढ़ेंगे प्लांट में जो रेस्पिरेशन हो रहा है, तो प्रोसेस तो वही होंगे ऑलमोस्ट, है ना। वहाँ भी माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हैं ही प्रेजेंट, लेकिन साथ ही साथ उसमें हम बस देखेंगे ना कि वहाँ एक्सचेंज कैसे हो रहा है गैसेस का, क्योंकि वहाँ एक्सचेंज का प्रोसेस थोड़ा अलग है। क्योंकि हमारी तरह जैसे देखो सेल के अंदर जाने के बाद तो प्रोसेस सेम ही होगा, लेकिन सेल तक पहले पहुँचा तो दें। तो सेल तक पहुँचाने के लिए देखो हमने यहाँ पे कितना ज़्यादा मेहनत किया। ब्रीदिंग पढ़ा, एक्सचेंज पढ़ा, एल्वियोली पढ़ा, उसका पूरा पाथ पढ़ा। तो वैसे ही प्लांट में हम लोगों को बस क्या करना है, हम लोगों को ऑक्सीजन को पहुँचा देना है सेल तक। बाकी का प्रोसेस सेम होगा, तो उसे हम दोबारा से नहीं पढ़ेंगे एक ही चीज़ को, ठीक है ना। तो बस थोड़ा सा साइड से पढ़ लेंगे प्लांट का रेस्पिरेशन इसी में। तो आज के क्लास में ही सब मिला जुला के रेस्पिरेशन ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी का थोड़ा सा बस बचा हुआ था, इसे आप ज़रूर याद कर लोगे और साथ में देखते चलोगे। मैं जो भी यहाँ पे लिखूँगा आप कोशिश करना कि मेरे लिखने के पहले आप खुद सोच लो कि हाँ यहाँ क्या लिखने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो देखो हम देखो यहाँ एक क्वेश्चन बनता है बोर्ड में कि ग्लूकोज का जो वेरियस टाइप से ब्रेकडाउन होता है ना, वो किस किस तरीके से होता है और उसका क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, इसे आप समझाओ एक फ्लो चार्ट से। तो बस बेसिकली मैं उसी का आंसर बताने जा रहा हूँ। तो देखो शुरुआत हमेशा हुआ था ग्लूकोज से। शुरुआत कहाँ से हुआ था? ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज देखो एक कितना कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो C6 यानी 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। मैं देखो कि यहाँ कुछ लिख नहीं रहा हूँ, बस एनसीईआरटी ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप बुक भी देख सकते हो, मैंने इन सब चीज़ों को बतला दिया है डिटेल में। बस शॉर्ट में एक बार एनसीईआरटी। ग्लूकोज से शुरुआत हुआ हमारा, ये ग्लूकोज आगे गया कहाँ? इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही ना इसका रिएक्शन चला ग्लाइकोलाइसिस का। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। फिलहाल हमें कुछ भी नहीं लिखना है, बस फाइनल प्रोडक्ट क्या बना। तो यहाँ बन गया पाइरुवेट। अब देखो पाइरुवेट क्या था, तो पाइरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। देखो कार्बन पे हमेशा ध्यान देना, नंबर पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो इसलिए यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। वो सब फिलहाल रहने दो, बस एनसीईआरटी देखोगे, सब कुछ तो पढ़ ही रखे हो। तो ये पाइरुवेट हो गया। अब देखो इसका 3 फेट हो जाता है, इसका 3 तरह से अब आगे का रिएक्शन होगा। पहला जो रिएक्शन है वो है जब O2 एब्सेंट है। O2 क्या है? एब्सेंट है। और ये हम देख रहे हैं ईस्ट के केस में। किस केस में? ईस्ट के केस में। पाइरुवेट का रिएक्शन आगे देखेंगे हम जब O2 एब्सेंट है, ईस्ट के केस में देखेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ क्या बनेगा आप बताओगे, तो यहाँ बनेगा इथेनॉल, ठीक है ना, या इथेनोइक एसिड भी से बोलते हैं हम। इथेनॉल बन रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो इथेनॉल का अगर फॉर्मूला देखोगे आप, तो यहाँ पे 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो 2 2 जा 4, तो 2 यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगा, ठीक है ना। चलो नाम लिख रहे हैं तो सिर्फ नाम ही लिखते हैं हम। और एनर्जी लिखते हैं यहाँ पे, साथ ही साथ एनर्जी बनेगा, दिख रहा है ना आपको। चलो ठीक है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। इसकी बात करें तो ये क्या है, तो ये एक 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है 1 का है, तो दोनों में 2 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो 6 कार्बन अभी भी बैलेंस्ड है। दूसरा केस देख लो, फिर से ऑक्सीजन एब्सेंट ही है, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं मसल सेल को देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं हम? मसल सेल में देख रहे हैं। और ये दोनों भी साइटोप्लाज्म में ही चल रहा है, ये भी याद रखोगे आप, ठीक है ना। तो इसका क्या बनता था, तो लैक्टिक एसिड बन जाता था हमारा, लैक्टिक एसिड बनता था। और ये कितने कार्बन का कंपाउंड है, तो याद रखो ये एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है,
ठीक है ना। और इसके साथ साथ क्या कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा? तो जी बिल्कुल नहीं निकलेगा, यहाँ पे बस एनर्जी निकलेगा। और ये दोनों ही केस में 2 एटीपी निकलते हैं, ठीक है ना। तीसरा केस क्या है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये कहाँ चल रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है। बन क्या रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है प्लस एनर्जी बन रहा है। तो इसको जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल वैसे ही एनसीईआरटी में लिख रखा है, और बिल्कुल इसको याद कर लेना है। एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा यहाँ से पूछता नहीं है, क्रेब साइकिल वगैरह कोई नहीं पूछने जा रहा है आप लोगों से, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत बस एक्स्ट्रा बताया उसमें, ठीक है ना। ज़रूरत पड़ी बाद में तो देखा जाएगा, मैं और भी देखूँगा, उसे डिटेल करने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ तक आपने देख लिया, इसे जल्दी से नोट कर लोगे, ठीक है ना। हाँ बच्चों, तो देखोगे यहाँ पे अब हम लोग ना बिल्कुल लास्ट की ओर जा रहे हैं। इसके बाद बस एक प्लांट का थोड़ा सा टॉपिक बचा है, वो बस एक सेगमेंट में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ कुछ रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, जल्दी से इसे देख लेते हैं। सबसे पहला है अस्थमा। नाम बिल्कुल सुने होंगे अक्सर, ये जो एजेड वाले लोग होते हैं ना, थोड़े बूढ़े टाइप के, उन्हें ये सब ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अस्थमा का। सुना होगा आपने, इसके दादाजी को अस्थमा है, उसके दादी को अस्थमा है ना, तो ऐसे करके। तो इस केस में होता क्या है, ये एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है, जो कि एलर्जेंस की वजह से होता है। अब एलर्जेंस क्या होते हैं? तो एलर्जेंस वो फॉरेन पार्टिकल होते हैं जो एलर्जी कॉज करता है। इसमें जो एक अगर मैं मोस्ट कॉमन एलर्जन का नाम लूँ, सो दैट इज़ एक्चुअली पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन एक मोस्ट कॉमन एलर्जन जो हवा में ऐसे ही फ्लोट करते रहता है। डस्ट पार्टिकल्स एलर्जेंस हो गया। तो हर किसी को ना अलग अलग चीज़ों से एक्चुअली एलर्जी होती है। तो एलर्जेंस से ही बेसिकली ये बीमारी होता है अस्थमा। अगर कोई प्रोलॉन्ग टाइम तक उस एलर्जेंस के कांटेक्ट में रहता है तो धीरे धीरे क्या होते हैं, तो उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्स जो होते हैं ना, वो नैरो होते चले जाते हैं, और फिर उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। देखो यहाँ लिख रखा है इन अस्थमा द रेस्पिरेटरी ट्रैक बिकम्स नैरो, पतला होता चला जाता है, विच कॉजेज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। फिर क्या होगा, उनका सांस धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा, है ना, बहुत ही कम एयर इनहेल कर पाएंगे। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बॉडी के एनर्जी के को बनाने के लिए, जितना एयर का आना चाहिए, ऑक्सीजन का आना चाहिए, वो आ नहीं पाएगा, तो प्रॉब्लम होगा। सो दिस इज अस्थमा। द नेक्स्ट इज एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा एक्चुअली क्या हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बेसिकली, और या फिर एक्सेस स्मोकिंग की वजह से भी होता है। अगर ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं ना, तो एक तरह से ना ये उसको और बढ़ावा दे देता है। इन दिस डिजीज़ एल्वियोली जो होते हैं ना, वो डैमेज्ड हो जाते हैं। अब एल्वियोली डैमेज्ड हो गया तो समझ रहे हो, एक्सचेंज हो पाएगा गैसेस का? नहीं ना, तो मौत भी आगे हो सकता है। क्लियर है ना। द नेक्स्ट इज निमोनिया। निमोनिया देखते होगे खास करके बच्चों वगैरह में होता है ज़्यादा करके, है ना। इट इज़ बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। इन दिस डिजीज एयर सैक्स जो होते हैं, जो एयर सैक्स होते हैं हमारे लंग्स के अंदर, वो क्या होते हैं, फैल जाते हैं, फूल जाते हैं, और उसके अंदर जो होता है ना, म्यूकस भर जाता है। म्यूकस समझते हो ना आप, जो म्यूकस फ्लूइड होता है, एक्चुअली फ्लूइड, वो भर जाता है। तो देखते होगे ना निमोनिया के केस में क्या किया जाता है, वो एक मशीन होता है, माउथ में लगा दिया जाता है, जिससे वो गर्म हवा दिया जाता है, जिसकी वजह से जो थोड़े बहुत जो फ्लूइड जम गया ना, वो धीरे धीरे वहाँ से निकले, कुछ इस टाइप से। सो दिस इज निमोनिया। बेसिकली ये बच्चों को ज़्यादा परेशान करता है निमोनिया। देखते होगे बच्चों में अक्सर सुनते रहते होगे, इसे निमोनिया हो रखा है। द नेक्स्ट इज ट्यूबरक्लोसिस, सबसे कॉमन, जिसे टीबी के नाम से भी जानते हो। लेकिन अब तो क्या है कि इसका इलाज भी पॉसिबल है। पहले इलाज नहीं था, बहुत सारे लोग टीबी से मर जाते थे, है ना। लेकिन अब इलाज पॉसिबल है, जिसे हम बोलते हैं डॉट्स बोलते हैं, है ना। सरकारी अस्पतालों में फ्री में होता है, बस 2-5 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवाना रहता है बस। चलो देखो, इट इज़ ऑल्सो ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसके सिम्टम्स में क्या होते हैं, प्रोलॉन्ग्ड कफ होते हैं, लंबे समय तक कफ होगा। अगर बहुत दिनों से अगर खांसी हो रही है ना, तो एक बार ज़रूर जाके डॉक्टर से चेक करवा लो, ठीक है। और साथ ही साथ खांसी हो रही है, और साथ ही साथ अगर खांसते हो और ब्लड आ रहा है खांसते समय, कफ के साथ साथ ब्लड आ रहा है, तब तो ज़रूर जाके डॉक्टर के पास चेक करवाओ। और साथ ही साथ सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो देख लो यहाँ पे इसके सिम्टम्स क्या है, प्रोलॉन्ग्ड कफ, लंबे समय तक कफ हो, अपीयरेंस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग कफिंग, कफ करते समय ब्लड आ जाए, और साथ ही साथ सांस लेने में तकलीफ हो। बिल्कुल जाके एक बार चेक करवा लो डॉक्टर के पास। द नेक्स्ट इज सीओ पॉइजनिंग। सीओ स्टैंड्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। सीओ स्टैंड्स फॉर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड।
मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड समझते होगे आप, एक मॉलिक्यूल है तो मोनोऑक्साइड है, दो होंगे तो डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एक प्रॉपर्टी होता है, समझ लेना आप, हेमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है ना वो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति ज़्यादा होती है। मतलब कि ऐसे कहूँ ना कि यहाँ देखो हेमोग्लोबिन है, यहाँ इधर से कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, इधर से ये मतलब क्या बोल रहे हैं, हेमोग्लोबिन है, इधर ऑक्सीजन आ रहा है, इधर से कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है। क्लियर है? तो ये जो हेमोग्लोबिन है ना ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जल्दी बाइंड करेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन के साथ। तो देखो हुआ क्या, मान लो एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल था, ये 4 ऑक्सीजन को कैरी करने वाला था, आपको पता है। अब इसके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड आ गए। कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता होगा इनकम्प्लीट कंबशन में निकलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देख लो ध्यान से, अब कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर लिया 2-3, और बचा खुचा ऑक्सीजन बाइंड किया 1-2, है ना। तो इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन जहाँ 4 जाना चाहिए था वहाँ 2 जा रहा है, वहाँ 1 जा रहा है या 3 जा रहा है, जो भी है कम जा रहा है। तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी बॉडी में, और उस ऑक्सीजन की डिफिशियंसी में हमारा बॉडी उतना एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा जितना उसे करना चाहिए था। तो ये भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो यहाँ जल्दी से देख लो, कंबाइंस विथ हेमोग्लोबिन मोर रैपिडली देन ऑक्सीजन विच कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अभी मैंने समझा दिया, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई हेडेक। अब देखो ध्यान से देखना, ऑक्सीजन की कमी होगी ना बॉडी में तो सिर्फ एनर्जी का ही प्रोडक्शन नहीं कमेगा, तुम्हारा जो ब्रेन है, जो न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं, क्या उसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, है ना। तो हेडेक होगा, नौसिया मीन्स चक्कर आ जाना, है ना। और अगर सिवियर केस हो गया ना तो डेथ भी हो जाएगा, क्योंकि चोकिंग हो जाएगा ना, फिर बॉडी में कुछ रहेगा ही नहीं, तो फिर क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकता है। देखो एक चीज़ था एक्चुअली पीछे का, थोड़ा सा बस बतलाना था मुझे। आपने पीछे देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो यहाँ ह्यूमन का रेस्पिरेशन ना ख़त्म हुआ, ठीक है। अब बस प्लांट का बस थोड़ा सा एक्सचेंज बस पढ़ेंगे। यहाँ बस एक चीज़ मैं क्या बताना देना चाह रहा हूँ कि आप याद करो, एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 38 एटीपी बने थे, याद है आपको। तो 38 एटीपी में ना लगभग जो एनर्जी जो इससे लिबरेट होगा इसका यूज़ करने पर, वो लगभग 686 किलो कैलोरी होता है। ये 38 एटीपी का जब कंज्यूम होगा हमारे बॉडी में तो एनर्जी जो लिबरेट होगा वो लगभग 686 किलो कैलोरी। अब देखो आपको याद होगा कि 1 किलो कैलोरी में होता है 4.184 किलो जूल, ठीक है ना। तो यानी इसे जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले किलो जूल में करेंगे फिर उस पर 1000 लगा देंगे तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ देखो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 686 को 4.184 से, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो लगभग मिलेगा आपको 2870 किलो जूल। तो आप याद रखोगे कि 38 एटीपी का अगर यूज़ होता है ना आपके बॉडी में, तो आप लगभग 2870 किलो जूल एनर्जी यूज़ करते हो। क्लियर है, किसी भी चीज़ में यूज़ करते हो आप। आ रहा है समझ में? इस पर अगर 3 जीरो और लगा दो तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो भी है इसे जल्दी से आप नोट कर लोगे। इसके बाद हम बस एक लास्ट सेक्शन के साथ मिलते हैं और वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स। तो बच्चों अब हम देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट। देख लो बिल्कुल ही सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें पढ़ना, है ना। तो इसको बस आराम से देख लो आप। इसके बाद हमारा रेस्पिरेशन यहाँ ख़त्म हुआ और हम अगले सेक्शन में शुरू करेंगे अब सर्कुलेशन यानी ट्रांसपोर्टेशन शुरू करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर एक्सक्रीशन, और तब जाके फिर हमारा ये लाइफ प्रोसेस पूरा कंप्लीट होगा। और हाँ, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना तो मैं एक दिन क्या करूँगा, एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं ना बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करूँगा, जिसमें जो भी एमसीक्यू वगैरह होंगे या लॉन्ग आंसर होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे, वो मैं डिस्कस कर दूँगा, ठीक है ना। तो उसे आप ज़रूर देखना लास्ट वाला वीडियो। चलो देखो अभी फ़िलहाल देखोगे एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट। तो देख लो कि प्लांट में भी क्या हो रहा है, गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है इन्वायरमेंट के साथ। दूसरा पॉइंट देख लो, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना प्लांट के, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो इंडिपेंडेंटली एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि इसने रिसीव किया और फिर इसको दे दिया, नहीं। ये अपना रिसीव कर रहा है, ये अपना रिसीव कर रहा है, वो अपना रिसीव कर रहा है, नहीं। हर पार्ट अपना अपना इंडिपेंडेंटली एक्सचेंज ऑफ गैसेज में पार्टिसिपेट करता है। हाँ, प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, बस कंडीशन ये है ना कि कोई ज़्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है, तो ये एक अलग कंडीशन है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट
मेनली टेक्स प्लेस बाई डिफ्यूजन, ये तो आप समझ ही रहोगे, ये सब चीज़ क्लियर होगा आपको। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, देखो रेस्पिरेशन वर्ड यहाँ मैंने यूज़ किया, यहाँ आप एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है तभी तो फिर रेस्पिरेशन होगा ना। ये क्या करेगा, वेरी करेगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में। फॉर एग्जांपल जो न्यूअर रीजन्स होते हैं, जैसे देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आपको याद होगा 9th में आपने पढ़ा होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं, टिश्यू जो होते हैं वो नए वाले होते हैं, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को मैं लिख देता हूँ न्यूअर रीजन में ज़्यादा होगा स्पीडली रेस्पिरेशन एज कम्पेयर टू ओल्डर रीजन। अब देखो इसका एक कारण भी है, ओल्डर रीजन में मोस्टली सेल तो डेड ही हैं, तो रेस्पिरेशन अगर कम भी हो रहा है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन न्यूअर रीजन में मोस्टली सेल क्या है, लिविंग है, इनको सेल डिवीजन करना है, सेल डिवीजन रिक्वायर्स एनर्जी, और एनर्जी आएगा कहाँ से, रेस्पिरेशन से। तो यहाँ पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन वैसे भी ज़्यादा होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। आपको पता है स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, वो पोर्स जो ओपनिंग खुलते हैं बंद होते हैं, मैंने पीछे के क्लास में बता रखा है, आप स्टोमेटा मैंने जहाँ भी बताया होगा फोटोसिंथेसिस में आप उसका वीडियो देख लोगे, ठीक है ना। लेंटिकल्स जो होते हैं आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा एपिडर्मिस और कॉर्क सेल, तो कॉर्क सेल में जो होते हैं ना छोटे छोटे ओपनिंग्स, ये भी ओपनिंग्स ही हैं, उनको लेंटिकल्स बोलते हैं। और साथ ही साथ रूट हेयर्स, इन सब जगहों से भी थोड़े बहुत गैसेस का एक्सचेंज चलता है। तो इतना ही पढ़ना था हमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट। अब देखो एक्सचेंज हो गया ऑब्वियसली, तो आगे रेस्पिरेशन भी हो ही जाएगा। अब उसी चीज़ को हम दोबारा से यहाँ पढ़ें क्या, नहीं ना, उसे पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है हमें, बस इतना ही पढ़ना था हमें इसमें अलग से। तो यहाँ पे हमारा रेस्पिरेशन फाइनली ख़त्म हुआ, ठीक है ना। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, वीडियो में कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग अब नए क्लास में, यानी नए क्लास में मिलेंगे, नए वीडियो में। बेसिकली हमारा जो टॉपिक होगा वहाँ पे पढ़ेंगे हम सर्कुलेशन, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। फिर उसे भी देखेंगे एक एक करके, बिल्कुल ही आराम से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे आप लोगों को, बस आप लोग आराम से इत्मीनान के साथ पढ़ते रहना, ठीक है ना। चलो फिर बाय।